कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉप 150 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो आपका 27 फरवरी 2025 का रीट का जो पेपर होने वाला है, तो पेपर में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से कम आपका पासिंग नंबर जरूर आने वाला है। तो आप कृपया करके इस वीडियो को देखें और इससे अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने का कष्ट जरूर करें। तो हम समझते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेट का क्वेश्चन है कि कौन वर्ण घोष नहीं पूछा है। तो ये आपका नहीं पूछा है, तो इसके बारे में समझते हैं कि घोष किसे कहते हैं, घोष या सघोष किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जब हवा स्वर तंत्रों से टकराकर बाहर निकलती है तो घर्षण करती है। जैसे कि क को शब्द हम बोलेंगे तो घर्षण करते हुए, कंठ के द्वारा घर्षण करते हुए हमारी ये ध्वनि बाहर आती है। इस प्रकार से उच्चरित घोष कहलाते हैं। मतलब जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, वो सघोष या घोष शब्द होते वर्ण होते हैं। जैसे कि क ख, ये हमारा क्या है, ये घर्षण करते हुए बाहर निकल, जैसे च छ, ट ठ, त थ, प फ, स श श, ये शब्द क्या है, जो ये घर्षण करते हुए बाहर, मतलब स्वर तंत्र से टकराकर बाहर निकल रही है। मतलब जो आपके जो भी वर्ण होते हैं स्वर तंत्र से टकरा कर जो बाहर निकलती है, वो वर्ण कौन से होते हैं, तो सघोष या घोष वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए, जैसे कि क शब्द को क वर्ड को बोलिए क, तो यहाँ पे कंपन महसूस होगा। क ख च छ ट ठ त थ प फ श श श, ये शब्द जो व्यंजन के वर्ण हम बोलते समय जो कंठ में गले पे हाथ रखें जो कंपन आभास होता है, वो शब्द वो वर्ण कौन से होते हैं, सघोष वर्ण या घोष वर्ण होते हैं। अब समझते हैं हम ये है कि सघोष या घोष जो वर्ण स्वर में कितने होते हैं और व्यंजन में कितने होते हैं। तो जो हमारा कचटफ है क च ट तप, मतलब जो 25 स्पर्श व्यंजनीय है, उसमें जो आपका क ख च छ ट थ त थ प फ, ये जो शब्द होते हैं, ये क्या हमारे वर्ण के जो फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं वो हमारा सघोष होते हैं। तृतीय और चतुर्थी और पंचम जो वर्ग के वर्ग होते हैं वो हमारे अघोष वर्ण होते हैं, जिन्हें हम बोलते समय कंपन महसूस या आभास न हो, वो हमारा अघोष वर्ण होते हैं। तो हमारे स्वर में जितने भी स्वर हैं, आपकी हिंदी में स्वर कितने बताए गए, 11, संस्कृत में कितने बताए गए, 13। तो जो ये हिंदी के 11 स्वर हैं, ये सारे क्या हमारे, ये सघोष वर्ण में आते हैं, या इसको हम अघोष सघोष या घोष वर्ण बोलते हैं। तो जो स्वर होते हैं हमारे 11 हिंदी में, तो किस में आते हैं, सघोष वर्ण में आते हैं। उसी प्रकार का जो व्यंजन होते हैं हमारे, व्यंजन के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं वो हमारे सघोष के होते हैं। जैसे कि क ख च छ ट थ ट ठ त थ प फ श श श, ये जो वर्ण होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं घोष या सघोष बोलते हैं। इसकी जो तृतीय चतुर्थी और पंचम वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो हमारे अघोष वर्ण में आते हैं। तो इसने पूछा है कि वर्ण कौन वर्ण घोष नहीं पूछा है, तो हमारा ए भी क्या है, घोष है, छ भी क्या है, घोष है, अ भी क्या है, घोष है। लेकिन जो पंचम वर्ग का है, ये तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका अघोष वर्ण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। ऑप्शन देखते, ए कृपा, बी है कृष्ण, सी है दृष्टि, डी है रिवाज। तो किस में री स्वर नहीं है पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा रिवाज, डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। कृपा में कृष्ण और कृष्ण, दृष्टि में री स्वर का प्रयोग हुआ है। इसमें आपका कौन सा प्रयोग हुआ, री स्वर का प्रयोग हुआ है। लेकिन रिवाज में क्या है, तो रिवाज में आपका री में री स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार
कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां वो क्या होती है? अनुस्वार होती है। ऑप्शन बी में दिया कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां क्या है? अनुस्वार होती है। सी है कि स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां अनुस्वार होती है। डी है कि व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां अनुस्वार होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुस्वार पूछा है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। स्वर के बाद आने वाली नासिकीय जो ध्वनियां होती है हमारी, वो कौन सी होती है? अनुस्वार होती है। जैसे कि अंग, अंग, इ, अड़, न, म। जो नासिकीय व्यंजन होती है हमारे, ध्वनि जो होती है क्या होती है हमारी? ये अनुस्वार में होती है। अब हम समझते हैं कि जो स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या हमारा स्पर्शी व्यंजन है। उसी प्रकार से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, कौन सी है? श, श, य, ह, ख, फ, ज। ये सब क्या हमारे जो संघर्षी, जिसके हम बोलते समय अपने घर्षण, जिससे हम घर्षण महसूस करते हैं, वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं हमारे कौन से? च, छ, ज, झ, ये हमारे कौन से होते हैं वर्ण? ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। उसी प्रकार से नासिकीय व्यंजन जो होती हैं, नासिकीय ध्वनि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। वो कौन कौन सी? अंग, अड़, इ, अड़, न, म। ये शब्द हमारा कैसा है? तो नासिकीय अनुस्वार का आता है। इसी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो ल है। प्रकंपी कौन सा है? तो इसे प्रकंपी या लुंठित वर्ण बोलते हैं। इसको कौन सा? इसको र को हम प्रकंपी या लुंठित वर्ण बोलते हैं। उसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये है, उच्छिष्ट वर्ण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अड़, ढ। जो ये वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे उच्छिष्ट वर्ण होते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि उच्छिष्ट वर्ण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अर्धस्वर कितने होते हैं? तो ये भी आपके 2 होते हैं, या और वह क्या हमारे अर्धस्वर में इसकी गिनती होती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा था किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो जो स्वर के बाद आने वाली नासिकीय जो ध्वनियां होती है हमारी अनुस्वार होती है, जो इस प्रकार से दिया गया है। आप कॉपी पेन उठा के मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही आप उसे जरूर नोट करके, क्योंकि पेपर में आने की पूरी संभावना है। आपका ये वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आता है। हर पेपर में कम से कम 2 या 3 नंबर क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है कि किस शब्द में गुण संधि पूछा है? किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुधर्मी में, बी है कि नारीश्वर में, सी है कि भारतेंदु में, डी है कि लोकेश्वर में। तो आपका गुण संधि सबसे पहले समझते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें गुण संधि समझ में नहीं आएगा तो संधि करने के बाद से हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ नहीं सकते कि गुण संधि होता कैसे है और किस प्रकार से इसकी परिभाषा है। क्योंकि परिभाषा से हर बार क्वेश्चन 1 नंबर का हर पेपर में क्वेश्चन आया है कि संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो आप जरूर सबसे पहले टॉपिक की परिभाषा कंप्लीट कीजिए, उसके प्रकार और भेद कितने होते हैं उसे कंप्लीट कीजिए, फिर उससे संबंधित कुछ उदाहरण जो होते हैं एग्जाम्पल उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पेपर से क्वेश्चन परिभाषा से आती है, प्रकार भेद से आती है, एग्जाम्पल से आती है। तो हम समझते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जब संधि करते समय अ आ के बाद ई आए तो मिलकर ए हो जाता है। जैसे ये इस प्रकार है, अ प्लस ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया। अ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया। आ प्लस ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया। आ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया। मतलब ये हुआ कि अ और आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए के परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि किसी भी शब्द के ऊपर ए की परिवर्तन होगी तो हमारा क्या होगा? आपका गुण संधि हो जाएगा। या अ आ के बाद उ आए तो मिलकर ओ हो जाता है। मतलब अ प्लस उ बराबर ओ, उ अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। मतलब ये हुआ कि अ आ के बाद ई आए तो ए में परिवर्तन होता है, अ और आ उ आए तो ओ में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से अ आ के बाद री आए तो अर में परिवर्तन होता है। जैसे कि अ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर। मतलब ये हुआ कि अ आ के बाद ई आए तो ए में परिवर्तन होता है, अ आ के बाद उ आए तो उ में परिवर्तन होता है, और अ के बाद री आए तो अर में परिवर्तन होता है। बस आपको ये 3 चीज याद करना है। तो गुण संधि में आप देखते हैं एग्जाम्पल को
टिक लगा सकते हैं। तो इसने पूछा है कि गुण संधि किसे कहते हैं, तो हम समझते हैं कि अ के बाद ई लगा है, कि आ के बाद उ लगा है, या अ के बाद री लगा है, समझते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि आपका जो सिंधु धर्मी है ये तो हमारा यड़ संधि का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से नरेश्वर क्या है हमारा, ये दीर्घ संधि का है, लेकिन इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। भारतेंदु में क्या है आपका, गुण संधि है। अब हम समझते हैं किस प्रकार से है। तो भारतेंदु का हम संधि करेंगे भारत अ प्लस इंदु, मतलब आपका यहाँ पे अ का उच्चारण हुआ और आपका यहाँ पे ई का हो गया, तो क्या बन गया, ये हमारा ए में परिवर्तन हो गया। मतलब आप ट्रिक से समझेंगे कि किसी भी वर्ण शब्द से ऊपर अगर एक मात्रा, मतलब इस प्रकार की मात्रा लग जाए तो आपका क्या होगा, गुण संधि होगा। और इसी में आपका क्या लगा है, आपका एक मात्रा का प्रयोग हुआ, तो ये आपको ट्रिक से समझ में आएगा कि किसी भी शब्दों के ऊपर एक मात्रा का प्रयोग होगा तो गुण संधि होगा, दो मात्रा का प्रयोग होगा तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, सॉरी वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर ओ का परिवर्तन हुआ है तो आप समझेंगे कि आपका दीर्घ संधि है। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया आपका, तो भारत प्लस इंदु, मतलब तब में क्या हमारा अ का उच्चारण हो रहा है और आपका यहाँ पे ई का प्रयोग हुआ है, तो अ और ई बराबर क्या होते हैं, ए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। और ट्रिक से समझे तो ट्रिक में किसी भी शब्दों के ऊपर ए का प्रयोग होगा, सिंगल एक मात्रा लगी होगी तो आपका गुण संधि होगा। अब समझते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम उम्मीद करते होंगे कि हमारे वीडियो आपको जरूर अच्छी लगती होगी और हमारे बताए हुए शब्द आपको जरूर समझ में आते होंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद से क्वेश्चन है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए है वृक्ष प्लस छाया, सी है वृक्ष प्लस छाया, सी है वृक्ष प्लस छाया, डी है वृक्ष प्लस छाया। तो इसने पूछा है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि वृक्ष छाया में कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि होती है। देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं और हम किस प्रकार समझे कि व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, किसी भी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। अब हम कैसे समझते हैं इसको, अब ये समझते हैं। जैसे कि हमने क्या है कि वृक्ष छाया का संधि किस प्रकार से करेंगे, तो वृक्ष प्लस छाया मतलब क्या है कि व्यंजन का मेल किसी स्वर, वृक्ष अ का प्रयोग हुआ यहाँ पे और क्या हो गया, और व्यंजन छाया, तो जहाँ स्वर और व्यंजन से होता है उस व्यंजन में जो परिवर्तन आता है वो क्या होता है हमारा, आपका वो व्यंजन संधि होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। वृक्ष प्लस छाया इसका क्या है आपका संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर है। वृक्ष छाया में कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा किस प्रकार है, तो जो जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर और व्यंजन से होता है, यहाँ पे स्वर और व्यंजन के मेल से होता है और उस व्यंजन में आने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव किसे कहते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द परिवर्तन होकर आए उसे हम तद्भव कहते हैं। मतलब जो संस्कृत की भाषा है वो हिंदी भाषा में जो शब्द परिवर्तन होकर आते हैं वो हमारा तद्भव, मतलब हिंदी वाले शब्द को हम तद्भव कहते हैं। सिंपल ट्रिक है आपका, कुछ जो हिंदी वाले शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं हमारे तत्सम होते हैं। तो इसने पूछा कि संस्कृत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका मतलब है कि संस्कृत क्या हमारा ये तत्सम है और तत्सम का तद्भव शब्द पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ये है कि ऑप्शन दिया ए की मुछ, बी है कि अश्रु, सी है आशु, डी है सौसुर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका संस्कृत का अर्थ होता है मुछ, इसका तद्भव रूप होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन दिया ए पर्यायवाची शब्द, बी है समानार्थक शब्द, सी है विलोम शब्द, डी है एकार्थक शब्द। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो परस्पर विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों के विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन दिया ए रंग, बी है आकाश, सी है जाति, डी है अक्षर। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं पूछा है, तो आकाश क्या है हमारा, ये हमारा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश अर्थ नहीं होता है वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिया ए जलस, बी है मनसिज, सी है अम्बुज, डी है पंकज। तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो मनसिज क्या है हमारा, इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं। तो कौन कौन से होता है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द, तो हमारा एक तो जलज हो गया, पंकज हो गया और अम्बुज हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, नीरज, सरोज, पदम, अम्बुज, पंकज और जलज। ये हमारे किसके हैं, तो ये हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन दिया ए मनन, बी है मनवा, सी है वैध ध्यान, सी है डी है अन्य मनसक। तो जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है, तो अन्य मनसक इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीधा शब्द शक्ति में कौन सा होता है, देखते हैं आपका अमीधा शब्द शक्ति में क्या होता है। ऑप्शन दिया है वाचार्थ प्रकट होता है, बी है व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, सी है कि लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, डी है विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अभिधा शब्द में क्या प्रकट होता है, तो वाच्य अर्थार्थ प्रकट होता है। इस राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हम समझते हैं कि अमीधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं, अमीधा शब्द शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं, अब हम समझते हैं अमीधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम नोट्स करेंगे साथ साथ में। तो जो शब्द के साधारण तथा व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अमीधा शब्द शक्ति कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिया ए पशु पक्षी आदि, बी है दिशाएं आदि, डी है सी है गुण दोष, डी है आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी गुण दोष आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम और समझते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द में गुण दोष दशा स्वभाव भाव आदि का बोध हो वो हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जिस संज्ञा शब्द में शब्द से किसी गुण दोष दशा स्वभाव भाव आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि
आपका गुण हो गया, दोष हो गया, ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आता है आपका, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ऑप्शन दिया, एक काली, बी है पतलून, सी है मदन, डी है खेलने। तो मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण है, तो काली क्या है हमारा इसमें विशेषण है। विशेषण मतलब किसे कहते हैं, हम समझते विशेषण किसे कहते हैं, तो हम विशेषण किसे कहेंगे, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे इसने पूछा है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आई, तो इसमें विशेषण कौन सा है, तो काली क्या है, ये हमारी विशेषण की जो विशेषता है वो बताती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। काली शब्द क्या हो गया इसमें हमारा, तो विशेषण हो गया। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताती है। मतलब इसमें क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है। मतलब मदन का जो पतलून है वो किस कलर का है, तो काली है। मतलब काली क्या हो गया आपका, इसमें विशेषण हो गया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, वहां मोहन डैश कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। ऑप्शन दिया, ए या, बी है और, सी है अलावा, डी है अथवा। वहां मोहन के, तो अलावा होगा ना, मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो इस वाक्य के अलावा क्या है आपका, इसमें कौन सा अव्यय पूछेगा, मतलब वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। लेकिन अव्यय पूछा, ये कौन सा अव्यय है, तो हम बताएंगे संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है अलावा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। ऑप्शन दिया, ए समुच्चय बोधक अव्यय का, बी है आपका संबंध बोधक अव्यय का, सी है क्रिया विशेषण अव्यय का, क्रिया विशेषण का, डी है विस्मयादिक बोधक अव्यय का। तो हमें सफलता मिलने तक, तो तक इसमें किसका प्रयोग हुआ, कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है, हमने कहा कि अलावा भी क्या है आपका, ये हमारा संबंध बोधक का अव्यय है, तो तक भी क्या है हमारा इसमें, तो संबंध बोधक का है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, संबंध बोधक अव्यय है वाक्य में। अब हम समझते हैं कि संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं, जैसे कि हम समझ जाए कि कौन सा अव्यय है, किसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, तो वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जोड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे को शब्दों से बताते हैं। मतलब क्या है, हमने पहले शब्द में किसका प्रयोग किया था, अलावा का, मतलब ये क्या हो गया हमारा, तो वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में बताते हैं, वे क्या होता है हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ पे है कि वहां मोहन के अलावा, मतलब उसके अलावा यहाँ पर संबंध व्यक्त कर रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसी प्रकार से हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, मतलब जो तक है इसमें जो तक का प्रयोग हुआ है कौन सा अव्यय है, तो संबंध बोधक अव्यय है। अब हम लिखते हैं परिभाषा, वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध व्यक्त करता हो, उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में बताते हो, शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक होते हैं। संबंध बोधक अव्यय
कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह का है? ऑप्शन दिया, ए संप्रदान कारक, बी है अपदान कारक, सी है कर्ण कारक, डी है संबंध संबोधन कारक। तो को और के लिए किस कारक में प्रयोग होता है? तो संप्रदान कारक में प्रयोग होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ऑप्शन दिया, ए वाक्य के हैं, बी है रचना के हैं, सी शब्द के हैं, डी है अर्थ के हैं। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो ये हमारे वाक्य के अंग है। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम समझते हैं कि वाक्य के आधार पर कितने अंग बताए गए हैं? 2। कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य का अर्थ होता है कि उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, वो हमारा क्या है? उद्देश्य। जैसे हमारे मन में कोई चीज का उद्देश्य है, वो इसके बारे में हम कुछ कहते हैं कि हमारा ये उद्देश्य है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये होता है उद्देश्य कहलाता है। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाता हो उसे हम विधेय कहते हैं। मतलब हम अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं तो हमारा क्या होगा? विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, मतलब ये हमारा कोई उद्देश्य है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वो हमारा उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या होता है? कि उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाता हो, मतलब कुछ भी कहा जाता हो, वो हमारा क्या है? विधेय हो गया। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो 2। कौन कौन सा है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाता हो, वो हमारा क्या है? विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है? ऑप्शन दिया, ए छक्के, बी है तेंदुलकर, सी ओवर, डी है 5। इसमें क्वेश्चन है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इसमें उद्देश्य क्या है? अभी हमने उद्देश्य बताया कि उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, तो क्या हमारा उद्देश्य क्या हो गया इसमें? तो किसके बारे में कहा गया है? तो तेंदुलकर के बारे में कहा गया कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, मतलब इसमें उद्देश्य क्या है हमारा? तेंदुलकर है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चिन्ह है इसे कौन सा विराम चिन्ह का नाम कहते हैं? तो इसे हम अर्ध विराम कहते हैं, मतलब अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अर्ध विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए, अपूर्ण विराम या अपूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, उसे हम अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया, ए विवरण चिन्ह का, बी है कोष्टक, सी है निर्देशक, डी है उप विराम। मतलब किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? तो कोष्टक का करते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। कोष्टक चिन्ह का विराम चिन्ह का सिंबल क्या है? तो ये हमारा क्या है? किसी शब्द को हम विशेष बताते हैं तो कोष्ठ में इसको हम प्रयोग करते हैं, या फिर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फिर या हम इस चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे कोष्ठक चिन्ह के विराम चिन्ह के सिंबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन दिया, ए भक्ति गंगा में हाथ धोना, बी है फूला न समाना, सी है आकाश पाताल एक करना, डी है अंगारों पर पैर रखना। मतलब अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधा डालना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन दिया, ए पाला पड़ना, बी है बरस पड़ना, सी है रोड़ा अटकाना, डी है दांतों में जीभ होना। तो बांधा डालना का अर्थ क्या होता है? तो रोड़ा अटकाना इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ का
इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया ए मनमानी करना, बी है अपना हाथ पूजनीय होता है, सी है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त है, डी अपने हाथ से दान करना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? तो अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुमको सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन दिया ए चोर चोर मसोरे भाई, बी है केर बेर का संग, सी एक ही थैले के चट्टे बट्टे, डी है जैसे नागनाथ वैसे साफनाथ। मतलब ये कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग होगा? तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? ऑप्शन डी ए राजपत्र जिसको गजट कहते हैं, बी है सूचना पत्र, सी है समाचार पत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा आपका? तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राजपत्र गजट में होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी ए सामान की आपूर्ति करवाना, बी है सामान की नीलामी, सी है निर्माण कार्य करवाना, डी है इनमें से तीनों काम। तो निविदा सूचना का उद्देश्य किससे होता है? तो निविदा का सूचना का उद्देश्य होता है ये इनमें से तीनों, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इनमें से तीनों काम होते हैं सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना और निर्माण कार्य करवाना। इसका अर्थ होता है आपका निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ऑप्शन डी ए है परिपत्र, बी है विज्ञापन, सी अधिसूचना, डी है आवेदन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए परिपत्र, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसके बाद से हमारा आता है गद्यांश क्वेश्चन, जो 3 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पहले गद्यांश के पैराग्राफ पढ़ते हैं और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमारा पैराग्राफ है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं होता बल्कि बुद्धि का भी भय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी और जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये हमारा क्या था? आपका पैराग्राफ था। पेपर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का शीर्षक होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन दिया ए कुसंग की महत्ता, बी है संगति, सी अच्छी संगति, डी है युवा पुरुष। तो इस जो गद्यांश का शीर्षक क्या है हमारा? तो संगति के आपका प्रकट करता है। करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुसंग का अर्थ क्या बतलाया गया है आपका? ऑप्शन डी ए कुशल साथी का, बी है संगीत के साथी का, सी है कक्षा के साथी का, डी है बुरी संगत का। तो यहाँ पे किसी संगत को बताया गया है, तो बुरी संगत के बारे का अर्थ बताया गया। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन डी ए संगति का महत्व, बी है रीति और सद्वृत्ति का महत्व, सी है युवा पुरुष, डी है उन्नति। तो गद्यांश का जो केंद्रीय भाव किसके लिए बताया गया? तो संगति के महत्व के बारे में बताया गया है। तो हमारे गद्यांश से 3 क्वेश्चन थे जो इस प्रकार से दिए गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट भी क्या है? पैराग्राफ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर हम आंसर देंगे। देखते हैं क्या हमारा गद्यांश के पैराग्राफ को पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, इसी के अकॉर्डिंग को आंसर को हम देंगे। तो हमारा पैराग्राफ है कि अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम का वे अपना उत्मांस
देने का कभी विचार नहीं करते, क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद, आत्म परितोष पाने के लिए एक सुयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एक निष्ठा के साथ समर्पित हो सके। जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। ये था हमारा पैराग्राफ गद्यांश का। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसे क्वेश्चन को हम देंगे आंसर। तो क्वेश्चन दिया हमारा ये है कि निम्न में से तत्सम शब्द नहीं पूछा है, तो तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत वाले शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? जो हिंदी वाले शब्द होते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। तो हम समझते हैं कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे, ए सभ्यता, बी है अवलोकन, सी है हास्य, डी है आवश्यकता। तो जो इसमें राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, हास्य शब्द क्या हमारा ये तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो सभ्यता है। आवश्यकता हमारा क्या है? हमारा ये हमारे तत्सम शब्द के हैं। लेकिन जो हासिल है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि काम का तत्सम शब्द है। काम क्या हमारा? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन दिया, एक कर्म, बी है कारज, सी है कार्य, डी है कर्म। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुयोग का विलोम है। ऑप्शन दे, ए प्रयोग, बी है संयोग, सी है आयोग, डी है कियोग। तो सुयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो कियोग इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन दिया, ए सभ्यता, बी है उपयोगिता, सी है भटकता, डी है पूजा। तो कौन से शब्द में उपसर्ग दिया है? तो उपयोगिता शब्द में क्या है आपका इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसमें उपयोगिता में क्या है? उप क्या हमारा इसमें उपसर्ग है, अता क्या इसमें प्रत्यय है। तो उपयोगिता में क्या हमारा उपसर्ग है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से क्या है। क्वेश्चन है, कौन समास नहीं पूछा है? ऑप्शन दे, ए विचारधारा, बी है एक निष्ठा, सी है आत्म परितोष, डी है कमाना। तो इसमें समास कौन सा नहीं पूछा है? तो कमाना क्या है इसमें हमारा कोई समास नहीं है आपका इसमें। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। समास किसे कहते हैं उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि समास की परिभाषा भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द के एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास और संधि में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ समास में होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द, मतलब जो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनेगा वो हमारा क्या है? समास होगा। लेकिन संधि में क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर, मतलब जहाँ वर्ण होगा वो हमारा संधि होगा, जहाँ शब्द होंगे वो हमारा समास होगा। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसी प्रकार अगर संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने एक नवीन सार्थक शब्द को हम संधि कहते हैं। जैसे कि नील कमल, इसमें क्या है? नील कमल। तो इसको हम क्या करेंगे? नील और कमल, मतलब यहाँ पर दो शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बना है, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा समास हो गया। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, तो इसमें क्या है? जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन शब्द का प्रयोग हो उसे हम कहते हैं समास। इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसने पूछा कि समास नहीं है, तो कमाना क्या है? इसमें हमारा कोई समास नहीं है। यहाँ जैसे विचार धारा, तो इसमें क्या है? दो शब्दों का मेल हुआ है। एक निष्ठा, आत्म परितोष, इसमें क्या है? इसमें सारे में समास है, लेकिन कमाना क्या है? इसमें कोई समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके पास से।
क्वेश्चन है कि आमदनी एक संदर्भ में कौन सा असंगत है, मतलब आमदनी के संदर्भ में कौन सा एक असंगत शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, ए कमाई, बी है आय, सी है मुनाफा, डी है आना। तो आमदनी का शब्द असंगत पूछा है, तो आना क्या है, इसमें आपका एक असंगत शब्द है। लेकिन आमदनी का कौन से होते हैं शब्द, तो आमदनी के होता है आपका आय, कमाई, मुनाफा, उपार्जन, लाभ। ये सब किसके हैं पर्यायवाची शब्द, तो आमदनी के पर्यायवाची शब्द हैं हमारे ये सब। लेकिन आना क्या है, ये आमदनी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये था हमारे आपके गद्यांश के यहाँ तक के क्वेश्चन। इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके बाद से भी हमारे गद्यांश के भी 5 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैराग्राफ के पढ़ने के बाद अगर आंसर देंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए पैराग्राफ को पढ़ें, समझें, उसके बाद से आंसर को दें तो बहुत ही इजीली और कम समय में आंसर दिया जा सकता है। तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ है कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो वह संसार के अन्य देशों से सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है। जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक कवि कौन है तथा समय समय पर उसकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यह प्राय घर में सजा के आधुनिक उपकरण होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका नहीं दिखाई पड़ती। यह दुर्वस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम हो, किंतु दुर्दशा नहीं, दुरावस्था ही है। और जब तक यह दुरावस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। यह था हमारा पैराग्राफ। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को देंगे। क्वेश्चन की संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति है कौन है। ऑप्शन दिया, ए अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, बी अंग्रेज जानते हैं, सी पढ़े लिखे होते हैं, डी उच्च पदों पर आसीन होते हैं। जिसमें पूछा है कि शिक्षित व्यक्ति कौन होता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष होता है। लेकिन ये भारत में नहीं है। भारत में अंग्रेजी शब्द को बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मानते हैं लोग, लेकिन मातृभाषा का एक अपना ही महत्व होता है। तो राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो वह रेखांकित शब्द अर्थ है। ऑप्शन दिया, ए संदेह रहित, बी है सुनिश्चित, सी निश्चित, डी अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए संदेह रहित, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वचन है। ऑप्शन दिया, ए अच्छे लेखक, बी अपनी मातृभाषा, सी कौन सी कृतियां, डी है अन्य देशों। तो कौन सा एक वचन पूछा है, तो अपनी मातृभाषा, ये क्या हमारा एक वचन में प्रयोग होता है। अपनी मातृभाषा क्या है, तो एक वचन में प्रयोग होता है। राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया, ए व्यक्ति, बी है भाषा, सी उपकरण, डी है लेखक। तो पुल्लिंग नहीं पूछा है, तो भाषा क्या हमारा ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। व्यक्ति, उपकरण, लेखक, ये सब शब्द कैसे हैं, तो पुल्लिंग के शब्द, लेकिन भाषा क्या है, हमारे पुल्लिंग के शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद से, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन दे, ए पुस्तकें, बी है पत्रिकाएं, सी है पुस्तकालय, डी है ग्रंथ। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तकें इसका राइट हो जाएगा आंसर। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जिस रूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का आदि का बोध हो वो हमारा बहुवचन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से। क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन दिया, एक कवि, बी है कवितरी, सी है लेखिका, डी कवयित्री।
तो कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवित्री इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आने वाले क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। अब देखते हैं गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। ऑप्शन दिया ए, भारत में ऐसी स्थिति थी, बी है भारत की स्थिति दूसरी थी, सी है कि भारत में स्थिति दूसरी थी, डी है कि भारत में स्थिति ऐसी थी। तो भारत में स्थिति दूसरी है कि भूतकालिक रूप क्या होगा? तो भारत में स्थिति दूसरी थी क्या हो गया हमारा? इसमें राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हमारा गद्यांश के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद से देखते हैं कि पेडागोजी से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है और व्याकरण से। क्वेश्चन है कि कौन कथन सही नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं कर्ता और क्रिया। बी है कर्ता के विस्तार का उद्देश्य है कहते हैं। सी है क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। डी रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ये तो गलत है कि रचना के आधार पर इसने पूछा है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, ना कि 4 होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सरल वाक्य, सेकंड होता है हमारा कौन सा? संयुक्त वाक्य, जिसको हम सरल वाक्य कहते हैं। और थर्ड होता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने हुए? 3 हो गए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन 4 क्या यहाँ पे गलत है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी। बाकी रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य में किसमें होता है? ऑप्शन दिया ए, संयुक्त वाक्य में, बी है सरल वाक्य में, सी है जटिल वाक्य में, डी है मिश्र वाक्य में। पूछा कि एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? तो मिश्र वाक्य में होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब इसे कैसे पहचान करें कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और अन्य आश्रित उपवाक्य कौन सा है? तो एग्जाम्पल है कि शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी है, तो शिक्षक क्या इसमें हो गया? प्रधान वाक्य हो गया। बताया क्या है कि कल स्कूल में छुट्टी रहेगी, मतलब ये आश्रित है, आपका स्कूल में छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मिश्र वाक्य है? ऑप्शन दिया ए, राहुल पढ़ रहा है, बी, सुरेश नदी में डूबने लगा, सी, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, डी है वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। ये कैसा शब्द है? तो मिश्र वाक्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पद है। तो घर से लौटकर, यहाँ पे जो घर से लौटकर है ये रेखांकित शब्द है। तो मन नहीं लग रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? पदबंध कौन सा है? ऑप्शन दे, एक संज्ञा पदबंध है, बी है क्रिया पदबंध है, सी है क्रिया विशेषण पदबंध है, डी है कि समुच्चय बोधक पदबंध है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? क्रिया विशेषण पदबंध इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो जो घर से लौटकर, इस कौन सा होगा आपका? क्रिया पदबंध वाक्य विशेषण है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। काला मुंह होना का अर्थ है। ऑप्शन दिया ए, चेहरे पर रंग लग जाना, बी है होली खेलना, सी है जिसका मुंह काले रंग का हो वह, डी है बदनाम होना। तो काला मुंह होने का अर्थ किससे होता है? तो बदनाम होना इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होठों निकली कोठो चढ़ी का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया ए, ओठ से निकल खुले में आ जाना, बी है मुंह से निकली बात फैल जाती है, सी है घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, डी है बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। तो ओठो निकली कोठो चढ़ी का अर्थ है कि बाहर निकलने पर प्रसिद्ध होने जाना, इसका राइट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन डी ए महंगी वस्तु, बी है अनुपयोगी वस्तु, सी है रिश्वत, डी है अमीरी का दिखावा चढ़ा। अमीरी का दिखावा, तो चांदी के जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ किससे होता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी रिश्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन दे ए अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, बी है विद्वान बनाने के लिए, सी है मनोरंजन के लिए, डी है साहित्यकार बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भाषा की शिक्षा किसके लिए दी जाती है? तो अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक विधि, बी है प्रत्यक्ष विधि, सी है भंडारक विधि, डी है सैनिक विधि। तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो भंडारक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखन क्रिया का शिक्षण का आरंभ होता है किससे? ऑप्शन ए सीधी रेखाओं से, बी है घुटियों से, सी तिरछी रेखाओं से, डी है अक्षरों से। तो लेखन क्रिया का शिक्षण का आरंभ किससे होता है? तो तिरछी रेखाओं से होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रुत पाठ है। ऑप्शन डी एक कविता का अध्ययन, बी है कहानी का अध्ययन, सी नाटक का अध्ययन, डी है सहायक पुस्तक का अध्ययन। तो द्रुत पाठक का अर्थ किससे होता है? तो आपका कहानी के अध्ययन से इसका होता है अर्थ। द्रुत पाठ किससे कहते हैं? तो कहानी के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिया ए कि गद्य शिक्षण, बी है पद्य शिक्षण, सी है व्याकरण शिक्षण, डी है अलंकार शिक्षण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए गद्य शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है भाषा भंडार की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की संपूर्णता होती है। ऑप्शन दे ए इकाई योजना में, बी है दैनिक पाठ योजना में, सी है मासिक योजना में, डी है वार्षिक योजना में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इकाई योजना में अधिगम की संपूर्णता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला का विकास होता है। ऑप्शन दिया ए देखने से, बी अनुकरण से, सी सुनने से, डी है अभ्यास से। तो लेखन कला का विकास किससे होता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी अभ्यास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ऑप्शन दिया ए उपलब्धि परीक्षण से, बी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, सी बुद्धि परीक्षण से, डी है मौखिक परीक्षा से। तो हिंदी शिक्षण उपलब्धि की जांच किससे होती है? उपलब्धि परीक्षण से होती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र और सतत मूल्यांकन क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन संभव है, बी है कि समग्र और सतत मूल्यांकन शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध स्थापित करता है। बात तो सही है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है, ये भी बात सही है। और गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन संभव है, तो राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। और क्या क्या हो सकता है? तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है किसका? समग्र सतत मूल्यांकन का। शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन होता है आपका इसमें, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए शिक्षण विधि को अस्थायी रखना, बी है विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, सी है पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आवश्यक नहीं पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षण विधि को अस्थायी रखना इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है।
कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए विस्मयार्थ बोधक, बी है मिश्र, सी विधानार्थक, डी है आपका प्रश्नात्मक। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं पूछा है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य होता है कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित स्वरूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः क्या क्या होता है, तो कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, जो इस प्रकार से दिए गए हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं इसके बारे में। रचना के आधार पर होते हैं वाक्य 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8। फर्स्ट हमारा विधानवाचक, सेकंड हमारा है इच्छावाचक, थर्ड आज्ञावाचक, फोर्थ निषेधवाचक, फिफ्थ है प्रश्नवाचक, 6 है विस्मयादिक बोधक और आपका 7th है संकेत वाचक। उसके बाद से हमारा होता है विस्मयादिक बोधक भी होता है, आज्ञावाचक 8 में होता है आपका, 8 में हो जाएगा आपका कौन सा, संकेत हो गया, विस्मय इच्छावाचक, 8 में हो जाएगा आपका संदेहवाचक, यहाँ पे कट गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, विधानवाचक वाक्य हो गया अर्थ के आधार पर, सेकंड हो गया इच्छावाचक, थर्ड हो गया आज्ञावाचक, फोर्थ हो गया निषेधवाचक, फिफ्थ हो गया प्रश्नवाचक, 6 हो गया विस्मयादिक बोधक वाक्य और 7th हो गया संकेतवाचक, 8 हो गया आपका संदेहवाचक, आपका हो गया अर्थ के आधार पर। तो इसने पूछा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य में कौन सा भेद नहीं पूछा है, तो विस्मयादिक भी होता है आपका, ठीक है, आपका विधानार्थक भी होता है, प्रश्नात्मक, लेकिन मिश्र क्या है आपका, ये रचना के आधार पर आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। तो मनोवैज्ञानिक क्रम से भाषा कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, ऑप्शन देखते हैं कि पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बी की बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, डी उपयुक्त सभी। तो मनोवैज्ञानिक की तरफ से क्या होता है आपका, तो एक ट्रिक है सुब्बोपल्ली, तो सु से हो जाएगा सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। ये हमारा मनोवैज्ञानिक के क्रम से होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा सीखने का स्वाभाविक रूप क्या है, तो मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम क्या है, सीखने का क्रम कौन सा है, तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। मॉन्टेसरी कहती है कि बच्चा पहले सुनेगा, बोलेगा, लिखेगा, बाद में पढ़ेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चा पहले सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, लास्ट में लिखता है। लेकिन मॉन्टेसरी के अनुसार क्या होता है, बच्चा पहले लिखेगा फिर पढ़ेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चा पहले पढ़ेगा बाद में लिखेगा। अब हम समझते हैं कि जो सुनना, जो पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, ये कैसा है आपका। तो जो हम जिसको अर्थ ग्रहण करते हैं वो किससे होता है, सुनकर और पढ़कर हम क्या करते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं, जिसको ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। उसी प्रकार हम किसी को सामने अपने विचार को प्रकट करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, बोलकर और लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो क्या होता है, हमारा आपका अभिव्यक्त करना होता है। तो किससे कहते हैं, अभिव्यक्त। तो बोलना और लिखना क्या है, हमारा अभिव्यक्त कौशल है। ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, जिसमें हम ग्रहण करते हैं, सुनकर और पढ़कर हम ग्रहण करते हैं। अब बात देखते हैं कि इसके पास क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है कि सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है। ऑप्शन दिया, ए आदर्श वाचन, बी सामूहिक वाचन, सी अनुकरण वाचन, डी है पाठ्य पुस्तक वाचन। तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है, तो सामूहिक वाचन इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। ऑप्शन दे, ए तीसरी कक्षा से, बी छठी कक्षा से, सी चौथी कक्षा से, डी है दूसरी कक्षा से। तो मौन वाचन कब शुरू होना चाहिए, तो तीसरी कक्षा से ये आपका शुरू हो जाता है। राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है डेटेंच का, बी है ब्राइन का, सी स्मिथ का, डी है पिंटर का। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन सा? तो ब्राइन इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ऑप्शन दिया ए ग्रामोफोन, बी है लिंग्वाफोन, सी है टेप रिकॉर्डर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? ऑप्शन दिया ए दृश्य, बी है दृश्य श्रव्य, सी है श्रव्य, डी है कोई नहीं। तो लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो हमारा श्रव्य साधन है। आपका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। ऑप्शन दिया ए वैध परीक्षण, बी है विश्वसनीयता परीक्षण, सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, डी है विषय परक परीक्षण। तो क्या कहलाएगा? तो वैध परीक्षण ये कहलाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में संकलन योजना बनाने का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया ए निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, बी है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, सी है छात्रों की कठिनाई को निर्धारण करना, डी है उक्त सभी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, उक्त सभी इसका राइट हो जाएगा आंसर। की उपलब्धि परीक्षण निर्माण में संपूर्ण योजना बनाने के उद्देश्य क्या होता है? तो निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, बी है कि प्रश्नों की संख्या निर्धारित करता है, सी छात्रों की कठिनाई को निर्धारण करता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने के वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? ऑप्शन दिया ए 91 से 100, बी है 90 से 100, सी है 81 से 90, डी है 71 से 80। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन सा? तो 91 से 100 इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया ए छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, बी है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, डी छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्रदान करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना इसका राइट हो जाएगा आंसर। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? ऑप्शन दिया है वर्ष 2010 से 11 में, बी है वर्ष 2009 से 10 में, सी है 2009 में, डी है 2008 में। तो कब लागू की थी? तो वर्ष 2010 से 11 में आपका ये मूल्यांकन समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई थी आपकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा से। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कल आपकी फिर से वीडियो प्रोवाइड करा जाएगी टॉप आपके 150 क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।